कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि टीईटी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यह मॉडल सेट है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चंस को देख लें एक बार। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय प्राप्त है तो वो है पाटलिपुत्र को। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था प्राचीन काल में वो मगध महाजनपद था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत के रूप में बनाने का श्रेय जाता है। इसको अखंड भारत का जो स्वप्न देखा करता था वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, जिसको कि चाणक्य के द्वारा दिखाया जाता था कि अखंड भारत और पूरे भारत का एक स्वरूप के रूप में देखा जाता था। तो यहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इस कारण से भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसको जाता है तो वो पाटलिपुत्र को जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जून 1539 ईस्वी में शेर शाह का हुमायूं से किस स्थान पर युद्ध हुआ था तो वो है चौसा। चौसा में ये युद्ध हुआ था स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि हुमायूं ने अपने जो पिता से मिला था उसकी जो संपत्ति उसको 4 भागों में बांट दिया था अपने चारों भाइयों में, और जिस कारण से ये कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बाबर का ये पुत्र होता है हुमायूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है शेर शाह के साथ चौसा के युद्ध में पराजित हो जाता है, तो इसको यहाँ से भागना पड़ता है दिल्ली के सल्तनत को छोड़ करके। लेकिन फिर दोबारा यह जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो ये फिर दोबारा यहाँ पे आता है दिल्ली, और फिर दोबारा ये 1555 ईस्वी के आसपास ये फिर से राजगद्दी पे बैठता है। तो चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी के साथ जो है हुमायूं की युद्ध हुआ था, जिसमें कि शेर शाह विजित हुआ था और ये हुमायूं हार गया होता है। और शेर शाह का बचपन का नाम बैरम खां था, तो ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ तो वो था बख्तियार खिलजी, जिसने कि नालंदा के जो भी गर्मयपूर्ण जो विद्यालय था उसको विनष्ट कर दिया। ये विद्यालय बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और बख्तियार खिलजी जो थे वो मुग़ल सल्तनत के थे और इस्लाम को ज़्यादा प्रचार करना चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने और जो भी धर्म जो भी था उसको विनष्ट किया। तो इन्होंने बौद्धिज्म जो जहाँ पे कि विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी, इस कारण से इन्होंने नष्ट कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1619 से 20 ईस्वी में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी तो वो था मोहम्मद सादिक। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कौन था? मोहम्मद सादिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पष्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे बिहार के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश तो करता ही है, मध्य प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, और आपका आंध्र प्रदेश नहीं करता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। बिहार में जायद की फसल उगाने वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। स्टूडेंट्स, जायद का फसल होता है गर्मी में बोया जाता है और बरसात आते आते इसको काट लिया जाता है या ख़त्म विनष्ट हो जाता है। जैसे आपका ककड़ी, खीरा, तारबूज, खारबूज जो भी है, तो तरबूज, खरबूजा, ये सब जो होते हैं जायद फसल में आते हैं। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा में तो होता है, लेकिन बांका जिला में ये नहीं उपजाया जाता है। तो यहाँ पे बिहार में जायद की फसल उगाने वाले ज़िलों में कौन सा शामिल नहीं है तो वह है बांका। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है तो उसका नाम है जातीय संसद। ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या नाम है? जातीय संसद। उसके बाद है सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है तो पूर्व दिशा। जब भी सांध्य के तारे जो उदय होते हैं, सांध्य तारे, वो पूर्व दिशा में उदय होते हैं। सांध्य का तारा जो है शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र को बोला जाता है और वो पूर्व दिशा में उगता है। तो ये याद रखेंगे, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है तो पूर्व दिशा को निरूपित करता है। भारत और चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती है तो वो है आपका मैकमोहन रेखा। यहाँ पे ऑप्शन से लिखे हुए हैं। डुरंड रेखा तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, और रेड क्लिफ तो आपका पता ही है भारत पाकिस्तान का है, लाल रेखा नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? मैकमोहन रेखा। सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला को निरूपण करता है तो वो है बौद्ध मूर्ति कला को निरूपण करता है। सांची का स्तूप भी आपने पढ़ा होगा, अशोक स्तंभ भी पढ़ा होगा। तो ये सब बिल्कुल बौद्धिज्म से प्रेरित होकर ये जो आर्किटेक्चर है, मूर्ति कला, जो निर्माण कला है, ये सब बौद्धिज्म से प्रेरित है। तो ये होगा बौद्ध। उसके बाद है स्टूडेंट, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है
तो वो है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है और राजस्थान और से होते हुए गुजरती है। तो चंबल नदी में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पे निर्मित है? तो वह है चंबल नदी। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो वह है राष्ट्रपति को। उसके बाद सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऐसे उसके पुत्र का नाम महेंद्र था, लेकिन ये उत्तराधिकारी नहीं होता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया होता है। तो उसकी अनुपस्थिति में कुणाल को यहाँ पे राजगद्दी पे बैठाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो है इसका मौर्य वंश का अंत हो जाता है कुणाल के आते आते, क्योंकि ये कमज़ोर हो जाता है और इसने सम्राट अशोक ने पूरा जो भी न्यौछावर, जो भी धन संपत्ति, जो भी राज का होता है वो बौद्ध धर्म में न्यौछावर कर देता है, जिस कारण से लास्ट जाते जाते मौर्य वंश समाप्त हो जाता है यहाँ पे। तो कुणाल इसका उत्तराधिकारी था, ये याद रखेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है वो ऋण ही है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड या शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड है वो भी ऋण पत्र ही है, और भविष्य निधि भी आपका जो है वो भी ऋण पत्र ही है। एक बीमा पॉलिसी है वो आपका ऋण पत्र नहीं है, इसमें आप सेविंग करते हैं, सेव होता है। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो कार्य की प्रकृति, जिस प्रकार से कार्य होता है तो कार्य की प्रकृति जो है वो आपका वास्तविक मजदूरी का निर्धारक माना जाता है। उसके बाद जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी, मतलब 1000 आबादी पे जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर बोला जाता है, और 1000 आबादी पे जितने मृत्यु होती है एक वर्ष में उसको मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है? तो वो है इसमें से मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित करा, ये नहीं है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी, ये भी नहीं होगा। लॉटरी जीतना, स्टूडेंट लॉटरी को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त, उससे पूर्व एक क्वेश्चन से छूट रहा है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो जो है दादा भाई नौरोजी को ने किया था, ये सर्वप्रथम किया था, लगभग इन्होंने किया 1896 के आसपास दादा भाई नौरोजी ने। तो ये याद रखेंगे, सबसे बुजुर्ग नेता भी यही थे दादा भाई नौरोजी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, तो ये याद रखेंगे। भारत सरकार की संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उसके बाद भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो वो आपका करता है लोकसभा का अध्यक्ष, उसको प्रमाणित करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया था? वो है आपका 42वां संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो संसद के सदस्य होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 1956 1956 ईस्वी में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जिसके तहत कि आंध्र प्रदेश को एक गठन किया गया था भाषा के आधार पे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 1956 में, जो कि आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था? कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात बोला था। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा। जो विजय स्तंभ है चित्तौड़ में के दुर्ग में, उसका जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था। नमक कानून उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, तो आपको पता ही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि वो साबरमती से वहाँ तक जाते हैं, दांडी का यात्रा, और वहाँ पे जाके नमक का जो नियम है, कानून था, उसको तोड़ा है, तो इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था। उसका निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो वांडीवास का युद्ध।
तो वानडिवास की जो लड़ाई हुई है वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ है। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो वो है पुर्तगाल, क्योंकि अभी तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। तो पुर्तगाली जो थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं यहाँ से। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, तो ये हैं स्टूडेंट्स धान के। IR जो है IR-20 और रत्ना जो है वो धान का है। ठीक है स्टूडेंट। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में जोड़ती है, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, रूस में है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए, मैं दूसरा पेज निकालता हूँ यहाँ से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ। तो ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टोक। ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को ये जोड़ती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? तो रायबरेली यूपी में स्थित है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो वो है कावेरी नदी। बाद में की जितनी भी नदी है, और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर जाती है, तो वो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये सब जो नदियां हैं वो आपको प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कावेरी होगा यहाँ पे, और ये सब पश्चिम में जाके मिल जाती है। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो परास मिसाइल के द्वारा। अग्नि एक अग्नि मिसाइल है, ठीक है, जो कि भारत द्वारा छोड़ा गया मिसाइल है। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो दीर्घ परास मिसाइल के रूप में किया जाता है। तो मिसाइल है ये अग्नि। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्टूडेंट्स पेंटोग्राफ। क्या कहा जाता है? पेंटोग्राफ कहा जाता है। जो कि प्रयुक्त यंत्र का जो नक्शे में क्षेत्रफल को मापने में प्रयोग किया जाता है वो पेंटोग्राफ होता है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है? सहसा कम हो जाता है। जब वायुमंडल का दाब कम हो जाता है तो ये होता है कि बाहर से यहाँ पे निम्न उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का प्रस्थान होता है, जिस कारण से तूफान आता है। तो यहाँ पे कम हो जाता है, क्या हो जाता है? सहसा जो दबाव है वो कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है? तो वो है शनि में, और इसमें 7 वलय भी हैं, तो ये भी याद रखेंगे। शनि जिसका रंग की काला होता है, दिखाई देता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो वो है विंबलडन। विंबलडन जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस जो है घास के मैदान में खेली जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मेन बुकर का पुरस्कार मिला है? तो वो है किरण देसाई। बहुत ही अच्छे ये लेखक हैं, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो किरण देसाई याद रखेंगे, इन्होंने लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो चीन का लोकतंत्र, जो चीन एक गणराज्य है, वो जो है वो संयुक्त USA का अस्थायी सदस्य है। आपका भारत जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। स्विट्जरलैंड भी अस्थायी सदस्य है, जापान और यूक्रेन तो है ही। तो जो है अस्थायी सदस्य है तो चीन का लोकतंत्र है। बाद में कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड, जापान और यूक्रेन यहाँ पे अस्थायी सदस्य नहीं है। आपका भारत भी अस्थायी सदस्य में नहीं आता है। 5 ही देश उसके अस्थायी सदस्य हैं। उसमें रूस आता है, ब्रिटेन आता है, आपका अमेरिका आता है, ठीक है, फ्रांस आता है, ठीक है। तो ये सब देश हैं जो अस्थायी हैं, और बाद में कि यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो अस्थायी नहीं है, और एक चीन है। 5 देश पूरी गए आपका।
लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो वो है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर। ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है बहुत सारे कंपटीशन में। तो एक बार आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, या एसपीटी का जनरल साइंस या जीके का बुक आता है। अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई किए हैं तो जनरल साइंस वाला बुक, जनरल स्टडी वाला बुक पढ़िए। अगर आपने साइंस के लिए किया है तो जनरल साइंस का बुक ज़रूर आप एसपीटी का ले लें। वो बहुत ही, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं पूर्व जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं तो वहाँ से आने की संभावनाएं होती है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था तो 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में बर्ड फ्लू, जो कि मुर्गे खाने से होते हैं बर्ड फ्लू, बर्ड बच्चे से ही होता है बर्ड फ्लू, मुर्गा में ये बीमारी पाई गई थी। तो इसकी पता सबसे पहले 1991 में लगा था H5N1 वायरस का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चलिए मैं आप 136 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोल रहा है? अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, तो वो है सूक्ष्म शिक्षण। जो है अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों के विकास करने हेतु उपयोगी है, वो उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सूक्ष्म शिक्षण। सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि के प्रयोग पर किसने बल दिया था? तो ये दिया था प्रादेशिक, जो भी प्रदेश है उसके आसपास के बारे में जानकारियों के बारे में ये हर्बर्टसन ने बताया था। हर्बर्टसन ने ये प्रादेशिक विधि का प्रयोग किया था। तो अलग अलग प्रांतीय जो प्रदेश हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना सामाजिक विज्ञान का ही एक प्रमुख विधि है। तो हर्बर्टसन ने इसे प्रतिपादित किया था। उसके बाद है सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति है, तो इसमें से जो भी है प्रयोजन पद्धति ये भी है, आपका समस्या समाधान पद्धति ये भी है, वाद विवाद पद्धति ये भी है, उक्त सभी इसका ऑप्शंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्नों में सर्वाधिक विश्वसनीयता पाई जाती है? तो वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है सर्वाधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। उसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण तकनीकी के किस वर्ग में आता है? तो कठोर उपागम में आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जो भी उपागम हैं, जो भी डिवाइस हैं, ये सब कठोर उपागम हैं। तो तकनीकी के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये आते हैं कठोर उपागम में। ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, तो प्रभावी भी बनाता है और रोचक। जब आप देखते हैं, जैसे मैं वीडियो लेक्चर से आपको दिखा भी रहा हूँ, सुना रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होगा आपके लिए। तो ये जो है श्रव्य दृश्य देखना और सुनना सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बताता है, तो यह प्रभावी एवं रोचक दोनों आपको बनाता है। तो इसका ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए, तो किस प्रकार के गुण होने चाहिए? तो इसमें होने चाहिए गृह कार्य हेतु ये भी होना चाहिए, पुनरावृत्ति हेतु ये भी होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने दूसरा ऑप्शंस पढ़ दिया। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए, आंतरिक गुण भी होना चाहिए और बाह्य गुण, दोनों प्रकार के गुण होने चाहिए। तो इसका ए और बी दोनों। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, दृढ़ीकरण हेतु, तो तीनों के लिए होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी है, तो सामुदायिक साधन जो है सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु जरूरी है। समुदाय का साधन होना, तो सामुदायिक साधन इसके लिए जो आसपास में वातावरण में जो साधन है वो बहुत ज़रूरी है। मेले तमाशे शिक्षण के हैं, तो सामुदायिक साधन, जो कि मेले तमाशे में आप देखते सीखते हैं वो समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो ये सामुदायिक साधन है। ये समुदाय आप समझ ही रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, तो व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार अपने अनुसार बताना चाहिए, अपने ढंग से उसको समझाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षक को पढ़ाना चाहिए व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चंस, पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं विषय वस्तु को समझाने हेतु। जो पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर किए जाते हैं वो समझाने हेतु, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो विषय वस्तु को बिल्कुल अच्छे समझाने हेतु पूछे जाते हैं। मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं? तो प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने हेतु। ठीक है, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं? प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने हेतु
जो है ब्लूप्रिंट को तैयार किया जाता है। कक्षा का नेता होता है कक्षा अध्यापक। कक्षा का नेता कौन होता है स्टूडेंट्स? कक्षा अध्यापक कक्षा का नेता होता है। उसके बाद है 150 क्वेश्चंस। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए तो निरंकुशवादी नहीं, बिल्कुल निरंकुशता के साथ नहीं होना चाहिए, मुक्तात्मक ये भी नहीं, कल्पना कठोर ये भी नहीं, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर देना चाहिए, समान रूप से पढ़ाना चाहिए, तो ये प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। ये था क्वेश्चंस 160 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के सोशल साइंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बार बार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। और भी मैं कुछ टिप्स और टेक्निक्स लेके आऊँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।